हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्टील का लेक्चर नंबर 13। देखिए, स्टील के पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने तीसरा चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था वेल्डेड कनेक्शन। और हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ चीज़ें पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, जैसे वेल्डेड कनेक्शन क्या होता है, ठीक, उसका प्रकार क्या क्या होता है, तुलना भी हम लोगों ने किया था। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो वेल्ड के प्रकार होते हैं, फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, उसके डिफिनीसन वगैरह को समझा था। ये सारी चीज़ें हमने की थी। अब आज हम लोग नया हेडिंग पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, अभी आप लोगों को ये तो पता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अभी फ़िलहाल तो कंफर्म नहीं पता चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं जुलाई में होगा, और अभी ये भी कंफर्म नहीं है। सुनने को ये भी मिल रहा है कि हो सकता है कि आपका पेपर एमसीक्यू वाला ना हो सकता है सब्जेक्टिव पेपर हो। तो देखिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे आपको पढ़ाऊँगा ना, मैं कुछ इस तरह से आपको पढ़ाऊँगा कि चाहे आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हो और चाहे आपका पेपर सब्जेक्टिव हो, आप दोनों को कर पाएंगे। मतलब पढ़ेंगे अच्छे से तो चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आप दोनों को एकदम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, एमसीक्यू का मैं प्रैक्टिस जरूर करा दूंगा, क्योंकि क्या पता पेपर ऑब्जेक्टिव हो जाए। और साथ साथ में मैं आपको पूरा थ्योरी पढ़ा दूंगा, और थ्योरी आप पढ़ लेंगे तो सब्जेक्टिव वाला भी कर लेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल भी जो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ना आए, लेकिन अगर पेपर सब्जेक्टिव हो गया तो आएगा। ठीक है, वो सारे न्यूमेरिकल भी मैं करा दूंगा, ताकि दोनों की तैयारी आपकी साथ साथ में रहे। जिस तरह का पेपर होगा उस तरह का पेपर आप दे लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये जो लेक्चर है इसमें मैं कोशिश करूंगा कि ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाए। ठीक, अब अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल के लिए एक लेक्चर और कराना पड़े, नहीं तो थ्योरेटिकल रूप से ये चैप्टर समाप्त तो हो ही जाएगा आज के वीडियो लेक्चर में। एमसीक्यू के साथ मैं इसको समाप्त कर दूंगा। ठीक, हाँ, कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए हो सकता है एक लेक्चर और बनाना पड़े, तो ज़्यादा एक इस लेक्चर और अगले लेक्चर में तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए, आज का हेडिंग है आपका स्पेसिफिकेशंस ऑफ फिलेट वेल्ड। ठीक, हम लोग ये स्पेसिफिकेशन जो है पहले फिलेट का पढ़ेंगे और फिर बट वेल्ड का पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि ये जो हेडिंग होता है इसमें हम लोग कुछ जो IS 800 जो IS कोड होता है, जैसे स्टील के लिए IS 800 है, उसके हिसाब से हम लोग कुछ नियम कानून पढ़ेंगे, कुछ क्राइटेरिया पढ़ेंगे। जैसे आप लोग रिविट कनेक्शन में पढ़े थे ना, मिनिमम पिच, मैक्सिमम पिच, ग्रॉस डाया, ये सारी चीज़ें आप पढ़े थे। उसी तरह से फिलेट वेल्ड में या बट वेल्ड में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगे ये आप लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक का प्रयोग इन एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन कम आता है। ठीक है, आ भी सकता है लेकिन कम आता है। हाँ, इनडायरेक्टली न्यूमेरिकल वगैरह में ये हेडिंग इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कहीं कहीं बीच बीच में इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जिसका बीच बीच में यूज होता रहेगा। जैसे रिविट में आप याद किए होंगे मिनिमम पिच, ग्रॉस डाया, ये सब कहीं ना कहीं बीच बीच में न्यूमेरिकल में प्रयोग होते थे। ठीक है, तो देखिए स्पेसिफिकेशन ऑफ फिलेट वेल्ड हेडिंग आप डालिएगा, लिखिएगा भी। मतलब देखो, ऐसा नहीं करना है कि नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव भी हो सकता है हो जाए, तो लिखना है 60 में थोड़ा कम लिखना है, लेकिन लिखना है। ठीक है, तो आप ये हेडिंग डालिएगा। हाँ, जो लोग नहीं लिख पाएंगे उनको PDF वगैरह मैं दे दूंगा, लेकिन कोशिश करिए कि खुद से अपना नोट्स बनाएं। तो ये हेडिंग डाल के और ये आपको फिगर बनाना है। अब देखिए, पिछले टर्न पे मैंने आपको फिलेट वेल्ड के बारे में बताया था। देखिए, एक ये वेल्ड है, ये एक प्लेट है और ये एक दूसरा प्लेट है। समकोण पे जोड़ा गया है दोनों को, तो जाहिर सी बात है जब भी ऐसे प्लेटों को चढ़ा के जोड़ा जाए या 90 डिग्री पे जोड़ा जाए तो ये फिलेट वेल्ड ही होता है। यहाँ पे आप वेल्डिंग कर देंगे। मतलब ये जैसे रियलिटी में ये प्लेटें इस तरह से हैं, अगर आप 3 डायमेंशनल व्यू देखें तो प्लेटें इस तरह से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेल्डिंग कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप इधर से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे जो वेल्डिंग जब आप करेंगे तो वेल्डिंग का मैं बताया था ना, तो वेल्डिंग का यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा। मतलब वेल्डिंग का थोड़ा सा यहाँ का मटेरियल पिघलेगा और वहाँ पे फिलर मटेरियल जो है, मतलब जो इलेक्ट्रोड है, वो गिरता जाएगा इसमें पिघल के, तो और ये बाद में ऐसे होके इसमें जम जाएगा। तो इतना दूर जो है, ये जो इतना दूर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं, इतना दूर जो है इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन जोन। ठीक है, तो ये जो है आपका इतने दूर फ्यूजन हो गया। मतलब फ्यूजन मतलब वही चीज़ें पिघली, आपस में मिक्स हुई और जम गई, तो वही फ्यूजन कहलाता है। तो यहाँ पे ये फ्यूजन जोन है। इस आगे वाले हिस्से को हम लोग कहेंगे फेस ऑफ वेल्ड। फेस ऑफ वेल्ड मैंने वेल्ड का फेस है। ये आपको मैं बताया था, कन्वेक्स हो सकता है, कनकेव हो सकता है, फ्लैट हो सकता है। इसको हम लोग कहेंगे टो। इस भाग को कहेंगे टो। यहाँ जो आपको थोड़ा कोना टाइप का दिख रहा है, जो ऐसे और ऐसे हुआ है, तो यहाँ के हिस्से को हम लोग कहेंगे, अच्छा एक मिनट, इसको रूट कहते हैं। इधर मैं टो लिख दिया हूँ, यहाँ पे हम लोग कहेंगे रूट।
ROOT, ठीक। और इसको कहेंगे टो, ये हो गया। और अब यहाँ भी टो बोलेंगे, यहाँ भी टो बोलेंगे और इधर भी टो बोलेंगे यहाँ पे, और यहाँ कोने पे रूट बोलेंगे, ठीक। और इसको इस चीज़ को हम लोग कहते हैं, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ऊपर वाले टो से और इस रूट तक हम लोग कहते हैं कि ये लेग है, लेग। और इधर से यहाँ के रूट से इधर वाले टो तक ये जो आपको दिख रहा है ये भी लेग है, ठीक है। और इस लेग का अगर हम सीधा लेंथ देखें, या ऐसे लेंथ नहीं, अगर हम सीधा देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, जिसको मैं इधर दिखाया हूँ, तो इसको हम कहेंगे लेग। इधर भी अगर हम सीधा ये लंबाई देखें, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक रूट तक, तो इसको हम लोग कहेंगे लेग, ठीक। और आप इसके अंदर मतलब ये जो आपका होता है, ये जो फ्यूजन जोन है, इसमें आप ध्यान से देखें तो एक समकोण त्रिभुज बन सकता है, ठीक। जनरली बना सकते हैं, मतलब अगर आप इस भुजा को ऐसे थोड़ा आगे बढ़ाएं, इस भुजा को थोड़ा ऐसे बढ़ाएं, तो ये 90 डिग्री पे काट देगा, और इसको इस टो को इस टो से मिला दें, तो इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो अभी इसका यूज मैं बताऊंगा कि समकोण त्रिभुज का यूज क्या है। तो आपको फिगर ऐसे ही बनाना है, अंदर वाला डॉटेड बनाना है, ठीक। और ये सारा चीज़ लिख देना है, फ्यूजन जोन, लेग, रूट, फेस ऑफ वेल्ड, ये सारी चीज़ें आपको यही फिलेट वेल्ड में होता है। तो देखो अब फिलेट वेल्ड में स्पेसिफिकेशन आपको बताना है, तो लाइन से इसमें नंबर डाल के चलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो देखिए सबसे पहला स्पेसिफिकेशन क्या है। पहला स्पेसिफिकेशन है लेग। तो लेग में तो बस आप यही लिखेंगे, मतलब इसका यहाँ पे डिफिनीशन बता देना है कि लेग क्या होता है। तो लेग में बस डिफिनीशन बता दीजिएगा कि फ्यूजन जोन में रूट से टो तक के लंबाई को लेग कहते हैं। रूट से टो तक फ्यूजन जोन ये है, इसमें रूट से टो तक की लंबाई को लेग कहते हैं, चाहे इधर भी बने इधर भी बने। तो ये हो गया आपका लेग, यही बस डिफिनीशन यहाँ पे लिख दीजिएगा, फ्यूजन जोन में रूट से टो तक की लंबाई को लेग कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा चीज़ है साइज ऑफ वेल्ड, ये इंपॉर्टेंट होता है। साइज ऑफ वेल्ड, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं कि फिलेट वेल्ड का साइज किसको कहते हैं, ठीक। तो देखो साइज ऑफ वेल्ड का डिफिनीशन ये होता है कि ये जो आपको लेग दिख रहा है, मतलब ये जो लेग का जो लंबाई है, इन दोनों में जो भी छोटा होता है, जैसे दो लेग बनते हैं फिलेट वेल्ड में, तो इन दोनों में से जो छोटा होता है उसी को हम लोग कहते हैं साइज ऑफ वेल्ड। तो मतलब साइज ऑफ वेल्ड यस इज इक्वल टू हो गया मिनिमम साइज ऑफ लेग, मतलब दोनों लेगों में से जो छोटा होगा उसे ही हम लोग वेल्ड का साइज कहते हैं, ठीक। तो ये डिफिनीशन देखो, ये बस एक किताबी परिभाषा है, मतलब आपको ये याद रखना है कि इस लेग में और इस लेग में जो लेंथ दोनों में ज़्यादा होगा, कम होगा, उसी को हम लोग कहेंगे साइज ऑफ वेल्ड, वेल्डिंग की साइज। मतलब अगर ये जितना mm हो, ये जितना mm हो, दोनों में जो mm में छोटा आएगा उसी को हम लोग कहेंगे साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, मतलब फिलेट वेल्ड की साइज। अब जाहिर सी बात है, ये हो सकता है ये 5 mm हो, ये 4 mm हो, तो 4 mm को कहेंगे, ठीक है। जब वेल्डिंग करते हैं तो ये जो लेंथ मिलेगा उसी को कहेंगे साइज ऑफ वेल्ड। चलो ये हो गया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, मतलब वेल्डिंग जब करेंगे तो ये जो मिनिमम साइज क्या है, जो दोनों लेग में से छोटा हो उसी को साइज कहते हैं। तो मतलब जो छोटा वाला लेग होगा वो कम से कम कितना होना चाहिए, मतलब वेल्डिंग अगर आप इंजीनियर हैं या कहीं वेल्डिंग हो रहा है, आप जाँच पड़ताल करने गए, जो भी आप कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोड ने क्या कहा है कि मिनिमम ये साइज कितना होना ही चाहिए। उससे कम है तो भाई वेल्डिंग वो सही नहीं मानी जाएगी। तो देखिए कोड ने क्या बोला है, कोड ने कहा है कि जो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड है उसको हम लोग यस मीन से दर्शाएंगे। तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड को कोड ने बताया है कि ये डिपेंड करेगा थिकनेस ऑफ थीकर प्लेट पर, माने कोड ने जो इसका साइज दिया है ये थीकर प्लेट के हिसाब से दिया है, ठीक। थीकर प्लेट माने मान लो कि ये प्लेट है और ये प्लेट है, तो ये प्लेट मान लो 10 mm की है, ये मान लो 12 mm की है, तो आप 12 mm वाले के हिसाब से देखेंगे। मतलब दोनों में जो भी मोटा रहेगा, भाई फिलेट वेल्ड में दो प्लेटों को तो जोड़ेंगे ही, चाहे चढ़ा के जोड़ें चाहे 90 अंश पे जोड़ें, दो प्लेटें तो जुड़ेंगी ही। तो जो थीकर वाली प्लेट होगी उसके मोटाई के आधार पर हम लोग पता करेंगे कि मिनिमम साइज फिलेट वेल्ड का कितना होना चाहिए, ठीक। तो अगर देखिए, अगर प्लेट की मोटाई, पहला कोड ने बोला है कि अगर प्लेट की मोटाई थीकर वाले की, देखो यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे थीनर का न प्रयोग करके थीकर का करते हैं। आप याद करिए रिवेट कनेक्शन में हर जगह थीनर ही था, इसमें भी हर जगह थीनर रहेगा। मात्र एक चीज़ याद रखिएगा कि मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जब निकालेंगे, ठीक है, तो उसमें थीकर प्लेट का यूज करेंगे, थीनर का नहीं करेंगे। तो थीकर प्लेट के हिसाब से इसका देखते हैं। ये देखो, अगर मोटे वाले प्लेट की मोटाई 10 mm तक हो तो मिनिमम साइज 3 mm रखेंगे, मतलब 3 mm से कम नहीं होना चाहिए, 4 रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 से कम। अब कोई अगर मान लो कि ये मोटाई
10 है और ये 8 है, तो अगर ये 10 है तो अगर वेल्ड की साइज जो है, मतलब ये जो लेग है दोनों तरफ का, इसमें कोई भी लेग 3 mm से कम का नहीं आना चाहिए। ठीक है, उतना वेल्डिंग आपको करना है कि ये कम से कम 3 mm मिले, 4 मिले तो और अच्छा, लेकिन मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, मिनिमम से कम मतलब जॉइंट कमजोर है, वेल्डिंग सही नहीं है। तो अगर 10 mm मोटाई वाली है थीकर प्लेट तो मिनिमम 3, अगर ओवर 10 mm एंड अप टू 20 mm, माने 10 से ज़्यादा, माने 11, 12, 13 और 20 तक, यानी 20 भी इसमें इंक्लूड रहेगा। 10 से ज़्यादा एंड अप टू 20 mm, तो 10 से ज़्यादा हो और 20 तक हो तो मिनिमम साइज जो है 5 mm होगा। अगर 20 से ज़्यादा हो, 32 तक हो तो मिनिमम साइज 6 mm होगा, और 32 से ज़्यादा हो तो 8 mm होगा। तो देखो अब इसका प्रयोग न्यूमेरिकल वगैरह में आपको करना पड़ेगा, मतलब सब्जेक्टिव पेपर में इसका यूज होगा कहीं ना कहीं, और ऑब्जेक्टिव पेपर में तो सीधे ये क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा इसको, इसलिए सीरियस लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट हो गया ये। ठीक है कि 10 mm तक हो कितना, 10 से ऊपर हो 20 तक हो तो कितना, 20 से ऊपर हो 32 तक हो तो कितना, और 32 से ऊपर हो तो कितना। 3, 5, 6, 8 याद रखिएगा। ठीक है, ये मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड है 3, 5, 6 और 8, इसको एकदम कंठस्थ रखिएगा। यहाँ पे 32 है, बहुत बच्चे 10, 10, 20, 20 के बाद 30 और 30 से ऊपर, ऐसा मत करिएगा। 20 से 32 है यहाँ पे, 20 से ऊपर 32 तक। ठीक है, और 32 से ज़्यादा के लिए 8 है। तो ये याद रहेगा ना आपको, मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, तो ये जरूर अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला देखिए, अब अगला जाहिर सी बात है, कोड किसी भी चीज़ का मिनिमम बता रहा है तो मैक्सिमम भी बता देगा कि मैक्सिमम फिलेट वेल्ड का साइज कितना लिया जाएगा। तो देखिए मैक्सिमम जो फिलेट वेल्ड का साइज है वो उसको यस मैक्स से रिप्रेजेंट किया है कोड ने, और ये इसका मान कोड ने बताया है 2 अलग अलग चीज़ों के लिए, फ्लैट कॉर्नर वाले प्लेट के लिए और राउंड कॉर्नर वाले प्लेट कहिए चाहे सेक्शन कहिए, उसके लिए 2 चीज़ों के लिए अलग अलग बताया है मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। मिनिमम में कोई ये सब लफड़ा नहीं है। मिनिमम में ये नहीं है कि फ्लैट के लिए अलग, राउंड के लिए अलग। अभी मैं बता रहा हूँ ये फ्लैट और राउंड क्या है, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें कोई और लफड़ा नहीं है। बस जो 2 प्लेट आप जोड़ रहे हैं, मोटे वाले का देख लीजिए और पता कर लीजिए कि मिनिमम साइज कितना होना चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन और आपका बनेगा कि कहीं कहीं प्लेट की साइज नहीं देगा और पूछेगा कि फिलेट वेल्ड का मिनिमम साइज बताओ, तो ओवरऑल अगर आप मिनिमम साइज देखें तो 3 mm होगा, क्योंकि 3 से कम का तो अनुमति ही नहीं है। इस टेबल में सबसे छोटा क्या है? 3। तो अगर आपसे कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दे कि फिलेट वेल्ड का मिनिमम साइज बताओ, प्लेट की मोटाई ना दे, केवल पूछ दे कि मिनिमम बताओ, तो 3 mm, 3 से ज़्यादा का तो अनुमति ही नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम साइज में हम लोग प्लेट का कॉर्नर देखेंगे। अब इसका मतलब समझो, मान लीजिए कि आप 2 प्लेटों को जोड़ रहे हैं, ऐसे 2 प्लेटों को जोड़ रहे हैं, तो ये बताओ यहाँ पे आप फिलेट वेल्ड करेंगे और ये कॉर्नर राउंड है कि नहीं बताओ, ये फ्लैट कॉर्नर है कि नहीं, मतलब एकदम ये सीधा ऐसे है कि नहीं, एकदम ये सीधा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप वेल्डिंग करेंगे, चाहे यहाँ पे आप फिलेट वेल्ड करेंगे, यहाँ पे फिलेट वेल्ड करेंगे, मतलब वेल्डिंग करेंगे, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वेल्डिंग का साइज होगा, ठीक है, मतलब जब आप वेल्डिंग ऐसे करेंगे, इस तरीके से ऐसे वेल्डिंग करेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक, तो इधर और इधर लेग बनेगा ना, तो उस लेग में जो छोटा वाला लेग होगा उसी को साइज कहते हैं। तो अब ये साइज ऑफ वेल्ड है, तो इसका जो सबसे मैक्सिमम जो साइज होगा, मतलब जिससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो यस मैक्स जो है ये है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट -1.5, मतलब इन दोनों में से जो पतला होगा, मान लो ये है 8 और ये है 10, तो 8 में से जो भी पतला हो, जितना हो उसमें से 1.5 घटा दो, यानी 8 में से मान लो 1.5 घटा है तो आ गया आपका 6.5, तो अब 6.5 से कम ये नहीं होना चाहिए अगर पतला वाला 8 है तब। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अच्छा 6.5 जो आया उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जो यहाँ पे साइज होगा, साइज किसको कहेंगे? छोटे वाले लेग को कहेंगे, तो उसकी साइज 6.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर पतला वाला प्लेट की मोटाई 8 है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कोड ने बता दिया। मिनिमम बता दिया इधर मोटे प्लेट के हिसाब से, और मैक्सिमम बता दिया पतले प्लेट में से 1.5 घटाओ। ठीक है, किस कॉर्नर के लिए? फ्लैट कॉर्नर के लिए। लेकिन मान लीजिए कि अगर राउंड कॉर्नर हो, तब जैसे प्लेटें जो आप जोड़ रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक प्लेट ऐसे हो और इस पे जैसे मान लो कि कोई यल सेक्शन जोड़ दिया गया, तो आप जानते हैं कि यल सेक्शन आप खरीद के लाए, मतलब खरीदा जाएगा तो ऐसे मिलेगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे ये कॉर्नर राउंड होता है थोड़ा, तो यहाँ पे भी आप वेल्डिंग करेंगे इस तरह से।
इस तरह से वेल्डिंग करेंगे, इधर भी वेल्डिंग करेंगे। ठीक, तो ये इधर तो फ्लैट है, इधर तो देखिए कॉर्नर फ्लैट है, लेकिन इधर राउंड कॉर्नर है ना यहाँ पे, और यहाँ पे आपको वेल्डिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब राउंड कॉर्नर है तो राउंड कॉर्नर के लिए रूल दिया है कोड ने, यस मैक्स बराबर 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ राउंड कॉर्नर सेक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इस राउंड कॉर्नर का जो थिकनेस होगा, और आपको ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि थिकनेस यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के मध्य में थिकनेस लिया जाता है। वो मैं आपको पढ़ाया था ना, जब पहला चैप्टर पढ़ाया था, तो एंगल सेक्शन सारा सबका बताया हूँ कि, तो एंगल सेक्शन, हालांकि एक चीज़ और बता रहा हूँ, एंगल सेक्शन में तो ये बराबर ही होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि मतलब ये पतला होता जाए, लेकिन लास्ट में राउंड होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन कई सारे सेक्शन ऐसे भी तो होते हैं जिसमें ये ऐसे 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 पतला होता जाता है। तो मतलब कहीं सेंटर में एक जगह मोटाई हम लोग देख लेंगे, और उस मोटाई का 3/4 करेंगे मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड निकालने के लिए। किस कॉर्नर के लिए? राउंड कॉर्नर के लिए। तो याद रखिएगा, जब कॉर्नर राउंड हुआ तब वेल्डिंग किया जाए, तो वहाँ पर हम लोग ये वाला प्रयोग नहीं करेंगे कि थिनर में से मतलब इस वाले में से और इस वाले में से 1.5 घटाएं। ठीक, हाँ इधर करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप जिसको एक ये है और एक ये है, ठीक, मतलब समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप एक काम करेंगे, यहाँ पे इसमें करेंगे, सॉरी ये है ना, इसमें और इसमें देखेंगे। जैसे ये जो हिस्सा है वो इस पे जुड़ा है, तो इसकी मोटाई और इसकी मोटाई, और ये फ्लैट कॉर्नर है यहाँ पे, तो इन दोनों की मोटाई में से जो पतला होगा उसमें से 1.5 घटा देंगे, तो आपका मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड यहाँ का निकल जाएगा। लेकिन जहाँ पे राउंड कॉर्नर है वहाँ पे इन दोनों की मोटाई से मतलब नहीं है आपको, मतलब इसमें तुलना करने की जरूरत नहीं है। जो राउंड कॉर्नर वाला है, हम राउंड कॉर्नर वाले का 3/4 कर देंगे मोटाई का, राउंड कॉर्नर वाले मोटाई का 3/4 कर देंगे। तो वही लिखा है 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ राउंड कॉर्नर सेक्शन। इस सेक्शन का नहीं, राउंड कॉर्नर वाले सेक्शन का जो थिकनेस होगा उसका 3/4 कर देंगे, तो मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड निकल जाएगा। तो क्लियर हुआ कि नहीं? मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज, इस पे क्वेश्चन बनेगा, एकदम याद रखना। और ये चीज़ मिस मत करिएगा, यहाँ थीकर यहाँ थीनर, ठीक है। तो मिनिमम में थीकर है और मैक्सिमम में थीनर है, में से 1.5 घटाएंगे। और यहाँ पे थीनर थीकर से मतलब ही नहीं है। यहाँ पे जो राउंड करने वाला सेक्शन है उसमें 3/4 का गुणा करेंगे उसकी मोटाई में। अगला स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां, इसका नाम है थ्रोट थिकनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये थ्रोट थिकनेस क्या होता है? तो देखो यहाँ परिभाषा पहले पढ़ लो। देखो, फिलेट वेल्ड में बनने वाले त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा थ्रोट कहलाती है। इसको यहाँ समझो जरा। देखिए, अभी जो मैं आपको बताया था फिलेट वेल्ड का फिगर, तो देखिए थ्रोट किसको कहेंगे। ये आपको फिलेट वेल्ड दिख रहा है, इसमें हम लोग एक त्रिभुज बना सकते हैं ना, मतलब एक चूँकि ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चीज़ को दिखाना या समझना या मैथ्स उसमें फार्मूला वगैरह बनाना संभव होता नहीं है, तो हम लोग इसको एक समकोण त्रिभुज ऐसे दिखा सकते हैं। तो देखो, इस समकोण त्रिभुज में जो ये शीर्ष है, ये इसको कहेंगे 90 अंश जो बन रहा है, ये शीर्ष है और ये कर्ण है, ठीक। तो इस कर्ण के मध्य बिंदु, ठीक है, हाइपोटेनस ना, तो इसके मध्य बिंदु को अगर हम शीर्ष से मिला दें तो ये जो रेखा बनेगी ना, ये जो लाइन बनेगी, इसी को हम लोग कहते हैं थ्रोट, ठीक। तो याद रखिएगा ये चीज़, आप यहाँ लिख भी दीजिएगा, यहाँ पे इसको मिला के और इसको थोड़ा सा ऐसे लिख भी दीजिएगा कि ये क्या है, थ्रोट है। देखिए मेरे में थोड़ा सा मार्कर मोटा हो गया ना, तो आप थोड़ा सा सही से लिख लीजिएगा, ये चीज़ थ्रोट है। तो अब देखो, तो इसको तो मैं ये बोल रहा हूँ, उसी चीज़ को, उसी त्रिभुज को मैं बड़ा करके दिखाया हूँ। तो देखो, इस त्रिभुज में जो शीर्ष से आप इस कर्ण के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो जो रेखा मिलेगी, ठीक है, मतलब ये जो लंबाई मिलेगी, इस चीज़ को हम लोग कहेंगे थ्रोट, और इसके लंबाई को हम लोग कहेंगे थ्रोट थिकनेस। इसे टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो देखो क्या लिखा गया है, फिलेट वेल्ड में बनने वाले त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु को, ये त्रिभुज बना, इसके कर्ण के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा थ्रोट कहलाती है। तो ये रेखा मतलब BD यहाँ पे थ्रोट है और उसकी लंबाई थ्रोट थिकनेस कहलाएगी, ठीक है। तो ये थ्रोट थिकनेस, अब ये थ्रोट थिकनेस आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि डिजाइन करेंगे चाहे एनालिसिस करेंगे, इसी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है थ्रोट थिकनेस का, टी का। तो देखो ये कैसे निकलेगा। देखिए, इसके लिए हम लोग मतलब हमें इसकी लंबाई निकालनी है। अगर हमें यस पता है तो देखिए, न्यूमेरिकल वगैरह जब आपका आएगा ना तो यस दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालने का तरीका आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है। तो ये जो अभी मैं फिलहाल सुनो, अभी फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये दोनों यस बराबर है, ये मान के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। कि अभी फिलहाल ये मान के मैं चल रहा हूँ कि दोनों यस बराबर हैं। अब बीच का कोण 90 डिग्री है, ठीक है। मतलब मैं इसको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण भी है, राइट एंगल भी है,
है और आइसोसील्स ट्राइंगल है, मतलब ये समद्विबाहु भी है, ये मैं मान के चल रहा हूँ फिलहाल के लिए। और ठीक है, और ये यस है, ये यस है, ठीक है, ये लेग का लंबाई है और दोनों लंबाइयाँ बराबर हैं, तो दोनों को यस यस आप कहेंगे साइज ऑफ फील्ड। ठीक, तो अब मुझे ये टी निकालना है, तो कैसे हम लोग टी निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए सी निकाल देते हैं, ए सी। ठीक, तो ए सी अगर हम निकालते हैं तो ए सी बराबर इतना आएगा कि नहीं, अंडर रूट में अगर आप ए सी निकालें तो अंडर रूट में यस का वर्ग प्लस यस का वर्ग यानी 2s², ये होगा कि नहीं? ठीक है, आप जानते हैं कि जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग, सॉरी कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, तो ये मैंने कर दिया। तो ए सी बराबर आपका हो गया अंडर रूट 2s² यानी यस अंडर रूट 2, ये ए सी बराबर हो गया। और तब ये ए डी कितना हो जाएगा, ए डी, इसलिए ए डी इज इक्वल टू, तो ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा इसका आधा, क्योंकि मैंने क्या लिखवाया है कि शीर्ष से इसके मध्य बिंदु को, तो अगर ये मध्य बिंदु है डी ए सी का, तो ए डी इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा s√2/2, ये हो गया ए डी। तो ए डी की लंबाई ये हो गई s√2/2। ठीक है, तो अगर ये चीज़ निकल गया और आपको अब ये निकालना है ये, तो अब हम फिर किस त्रिभुज का यूज करें? तो देखो इन ट्राइंगल हम इस ट्राइंगल का यूज कर ले रहे हैं, ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी। तो देखिए इस ट्राइंगल में आपको लंब निकालना है। ठीक है, ये कर्ण है और लंब निकालना है, तो यानी आपको बी डी निकालना है, बी डी। तो बी डी को आप लिख सकते हैं अंडर रूट, ये कर्ण है तो अंडर रूट s² और माइनस ए डी निकल चुका है, यस अंडर रूट 2 का होल, यस अंडर रूट 2 ये देखो /2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो बी डी इज इक्वल टू, और बी डी ही क्या है, बी डी ही टी है, याद रखिएगा बी डी ही क्या है, वो टी है। तो यहाँ पे आपका दिस इम्प्लाई थ्रोट थिकनेस, इसी को थ्रोट थिकनेस कहेंगे टी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा s² माइनस ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा s², ये 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2s²/4 हो जाएगा ना। देखिए 2 ये हो जाएगा 2s²/4, तो ये कट जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज टी बराबर आ जाएगा यहाँ पे s² माइनस s²/2। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 2s² माइनस s², 2s² माइनस s² हो गया आपका s²/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इधर लिख दे रहा हूँ, अच्छा चलो अभी फिलहाल यहीं लिख दे रहा हूँ, तो ये t बराबर हो जाएगा s²/2 का अंडर रूट s²/2, तो ये हो गया s/√2। ठीक, और यस अपान अंडर रूट 2 को आप लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं t इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 0.7s, ये लिखा जाता है, मतलब 1/√2 को आप 0.7 लिख सकते हैं, कर लीजिएगा कैलकुलेटर से आएगा। ठीक, तो t बराबर आ गया 0.7s। लेकिन जानते हो ये कब आया है? ये तब आया है जब ये कोण 90 अंश है, ये 90 अंश है। ठीक, तभी तो ये प्रूफ हुआ है, अगर ये 90 अंश है तभी तो ये सब प्रमेय आप लगाए, पाइथागोरस प्रमेय आप लगाए हैं। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया t इज इक्वल टू 0.7s, लेकिन ये तब आया जब फ्यूजन एंगल, या आप कह दीजिए एंगल ऑफ फ्यूजन फेस, ये जो दो फ्यूजन फेस हैं उनके बीच का एंगल जो है ये 90 अंश है। अगर ये एंगल 90 अंश न हो तो कोड ने बताया है कि आप क्या करेंगे। तो देखो अब वही चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ कि यदि एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस, ये जो फ्यूजन फेस है, दोनों फ्यूजन फेस है, तो यदि एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस 90 न हो तो उस कंडीशन में थ्रोट थिकनेस टी बराबर कोड ने कहा है कि आप KS लीजिए, 0.7s नहीं, आप KS लीजिए। और इस K का जो मान है ये 0.7 होगा। कब होगा? जब एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस 60 से 90 तक हो। मतलब अगर एंगल 60 से 90 तक हो तो अब एक कोड का देखो, कोड चीज़ों को प्रूफ करके नहीं बल्कि ऐसे ही रिसर्च से या अपने अनुभव से चीज़ों को बताता है। तो अगर अब जाहिर बात है अगर ये एंगल 90 के अलावा कुछ और होगा तो डेरिवेशन तो हो नहीं पाएगा, तो कोड ने इसका ऐसे ही अनुभव के हिसाब से मान दिया है कि 60 से 90 तक अगर ये एंगल हो, मतलब 62 हो, 63 हो, 80 हो, 82 हो, इतने 60 से 90 के बीच में कोई भी हो तो आप ये वैल्यू 0.7 ही लेंगे। समझ में आया? ठीक है, मतलब K का वैल्यू 0.7 जो अभी प्रूफ कर किए हैं आप 90 के लिए वही वैल्यू लेंगे। और उसके बाद 91 से 100 के लिए कोड ने कहा है कि इस वैल्यू को आप कर दीजिए 0.65।
यानी ये इसको आप 0.70 लिख दीजिए, 0.70, तो 0.70। और अब इसको आप अगर 91 से 100 हो ये एंगल तो 0.65। अगर 101 से 100 तक हो गया, अगर 101 से 106 हो तो इसका कोड ने मान बोला है 0.60, माने 0.70, 0.65, 0.60। और आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके बाद क्या आएगा, 0.60 के बाद 0.55 और 0.55 के बाद 0.50, ठीक। यानी 0.7, 0.65, 0.60, 0.55, 0.50। एंगल देख लीजिए, 60 से 90 तक ये, 91 से 100 तक ये, 101 से 106 तक ये, अब 106 के बाद 107 से 113 तक ये, 114 से 120 तक ये। समझ में आया? तो ये है आपका के का वैल्यू जब एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस इतने के रेंज में होता, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्रोट थिकनेस। तो थ्रोट थिकनेस इससे निकल जाएगा। जब आपको के का मान निकल गया तो यस दिया रहेगा, तो यस का आप गुणा कर लीजिए तो टी का मान निकल जाएगा, थ्रोट थिकनेस। तो ये होता है आपका डिजाइन स्पेसिफिकेशन थ्रोट थिकनेस, 5वां। तो इसको ये हेडिंग डाल के, ये फिगर बना के, ये परिभाषा पहले लिख के, और ये इतना पहले कर लीजिएगा। उसके बाद इधर से ये नोट कर लीजिएगा, और इसके नीचे ये इतना चीज़ नोट कर लीजिएगा। एक टेबल बना लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। अब अगला देखो, देखिए अगला है इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। यहाँ पे फिलेट वेल्ड की बात हो रही है। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ देखो क्या होता है। देखिए वेल्डिंग जितना लंबा आप करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे वेल्डिंग किए, ठीक है, ऐसे एक प्लेट है और इस पर एक दूसरा प्लेट ऐसे जोड़ दिए, और ऐसे ऐसे दोनों तरफ मान लो वेल्डिंग कर दिए, इधर भी मान लो कर दिए। तो ये जो लंबाई आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं लेंथ। ये एक्चुअल लेंथ है, जहाँ से जहाँ तक आप किए रहे हैं वो एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड है, ठीक। माने ये वास्तविक लंबाई है। लेकिन ये पूरी की पूरी लंबाई जो है जरूरी नहीं है कि मजबूती माने स्ट्रेंथ प्रदान करने का काम करता हो, ठीक है। हो सकता है कि इसमें से थोड़ा सा कम ही लंबाई स्ट्रेंथ का काम करता हो। तो अब फिर इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं है कि आपको एक्चुअल लेंथ दिया हो और आपको इफेक्टिव लेंथ निकालना हो। इफेक्टिव लेंथ माने वेल्डिंग की वह लंबाई जो स्ट्रेंथ में अपना योगदान करती हो। तो अब इसका फिर कोई ज़बरदस्त फार्मूला नहीं है, डेरिवेशन नहीं है। आपको कोड इसका चीज़ बताएगा, ठीक। कोड अनुभव के हिसाब से इन चीज़ों को बताता है कि अगर एक्चुअल लेंथ दिया हो तो आप इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालेंगे। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड हेडिंग रहेगा, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका कोई डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज़ याद रखिएगा कि इफेक्टिव लेंथ का मान कोड ने बताया है स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल माइनस 2s। और ये कैपिटल एल क्या है, तो ये है एक्चुअल लेंथ किसका, वेल्ड का, मतलब जितना लंबा आप वेल्डिंग किए हैं एक्चुअल लेंथ। तो कोड ने कहा है कि एक्चुअल लेंथ में से 2s कम कर देंगे तो इफेक्टिव लेंथ कहलाएगा। अब ये 2s, 2 संख्या है, यस क्या है, साइज ऑफ वेल्ड है, ठीक है। जो वही बताया था ना, कभी 3 होता है, कभी 4 होता है, कभी 3 होता है, कभी 5 होता है, कभी 6 होता है, कभी 8 होता है, सब बताया था ना अभी टेबल में। तो मतलब एक्चुअल लेंथ में से 2s घटा दो तो जो आएगा वही इफेक्टिव लेंथ है। मतलब मान लो कि वेल्डिंग आप किए, सपोज डेट वेल्डिंग की लंबाई है 100 mm, तो 100 mm में से, और मान लो कि ये है 6 mm, तो 100 mm में से 12 mm जब घटा दोगे तो जो आएगा, अब मान लो 88 mm आ गया, तो वही आपका इफेक्टिव लेंथ होगा। मतलब उतना ही वेल्डिंग की लंबाई सामर्थ्य प्रदान करेगी। तो ये कोड ने बोला है कि एल में से 2s कम कर देंगे तो इफेक्टिव लेंथ आएगा। तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक आपको अब नहीं सोचना है कि कहाँ से 2s ही आया। ये सब इंपीरिकल है। इंपीरिकल माने जो अनुभव, रिसर्च, कोडल प्रोविजन है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, याद रखना जरूरी है, इसको याद रखना जरूरी है फॉर सब्जेक्टिव पेपर, फॉर ऑब्जेक्टिव पेपर, दोनों के लिए। ये हो गया इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। 7वां देखिए, 7वां है मिनिमम इफेक्टिव लेंथ। माने जो इफेक्टिव लेंथ आएगा इसका मिनिमम मान कितना रहेगा, मतलब उससे कम अगर हो रहता है तो सामर्थ्य नहीं मिल पाएगा जितना चाहिए। तो मिनिमम इफेक्टिव लेंथ कोड ने बताया है कि मिनिमम इफेक्टिव लेंथ माने यल मीन जो है स्मॉल वाला, ये 4s से कम नहीं होना चाहिए। मतलब ये इसका मान दिया है कोड ने 4s, माने यस का 4 गुना करो उतना लंबाई जरूर होना चाहिए। ये साइज नहीं है, साइज तो यस है, साइज बताया हुआ आपको क्या होता है, लेंथ की बात हो रही है। मतलब वेल्डिंग कितना लंबा किया गया है। जैसे ये 2 प्लेटें अगर आप जोड़ रहे हैं, मान लो ऐसे 2 प्लेट जोड़े, तो इधर तो आपको जो दिखेगा वो तो उसमें से आप साइज पता करेंगे। लेकिन ये जो लंबाई है जहाँ पे, तो अब जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा वेल्डिंग यहाँ से यहाँ तक कर दें। हो सकता है आप थोड़ा दूर यहाँ करें, फिर थोड़ा दूर यहाँ करें, तो अब ये लेंथ ऑफ वेल्ड हो जाएंगे, ठीक है। कितना लंबा आप, या हो सकता है कि आप एक ही बार में यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे वेल्ड कर दें बीच में कहीं, तो ये लेंथ ऑफ वेल्ड हो गया। तो अब इसमें से 2s कम कर देंगे तो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। और 4s का गुणा करेंगे तो मिनिमम, मतलब मिनिमम उतना लंबा वेल्डिंग जरूर होना चाहिए, उतना इफेक्टिव लेंथ जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है। तो ये बात समझ में आया ना। तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा, एल स्मॉल एल बराबर एल माइनस 2s और एल मिन बराबर 4s।
सात स्पेसिफिकेशन अभी तक पढ़ लिया फिलेट वेल्ड का। अब आठवां देखिए, आठवां है इंड रिटर्न। देखो तो इंड रिटर्न क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक प्लेट है और इस पर दूसरी प्लेट चढ़ा के जुड़ी गई है, मतलब फिलेट वेल्ड में जुड़ी गई है। ठीक, तो यहाँ से मान लीजिए ऐसे वेल्डिंग किया गया, इधर भी वेल्डिंग किया गया, ये साइड फिलेट वेल्ड है और ये इधर इंड फिलेट वेल्ड है। तो देखो कई बार क्या होता है कि मान लो कि आप ऐसे वेल्डिंग किए तो थोड़ा सा इधर भी घुमा देंगे, इधर भी घुमा देंगे, तो इसको कहते हैं इंड रिटर्न। ठीक है, मतलब जितना दूर घुमा के छोड़ देंगे इसको इंड रिटर्न कहा जाता है। तो ये जो इंड रिटर्न है, इसको कोड ने बोला है कि इंड रिटर्न ये कम से कम 2 यस जरूर होना चाहिए, मतलब ये होना ही चाहिए। अगर आप फिलेट वेल्ड में जोड़ रहे हैं एक प्लेट को दूसरे पर चढ़ाकर, तो इधर आप जब डिजाइन करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपका एक लंबाई निकल के आएगा कि हाँ इतना लंबा वेल्डिंग होना चाहिए। तो कोड ने कहा है कि चलिए जो लेंथ आपका आए वो ठीक है, आप इधर आप वेल्डिंग करिए, लेकिन इंड रिटर्न प्रदान करिए। और इंड रिटर्न की लंबाई जो है, मतलब ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को कहेंगे इंड रिटर्न। तो ये जो इंड रिटर्न है ये किससे कम नहीं होना चाहिए, ये 2 यस से कम नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा 2 यस से कम नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये तो देखो ऐसे चीज़ों को कैसे लिखेंगे, तो इंड रिटर्न शुड बी लेस देन ऐसे लिखाएगा, ऐसे मतलब ये कम शुड बी लेस देन, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ शुड नॉट बी लेस देन, मतलब ये कम नहीं होना चाहिए, तो इसको ऐसे काट देंगे, लेस देन को काट देंगे, किससे कम नहीं होना चाहिए 2 यस से, यानी इन रिटर्न शुड नॉट बी लेस देन 2 यस, यानी इन रिटर्न 2 यस से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यस क्या है, साइज ऑफ वेल्ड है, ठीक, और उसके दुगुना से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम आप 2 यस जरूर इसको आगे बढ़ा देंगे, थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 यस इन रिटर्न अवश्य होना चाहिए। तो बस फिगर बना के ऐसे लिख दीजिएगा। अब आगे देखिए 9वां स्पेसिफिकेशन क्या है, 9वां है ओवरलैपिंग। देखिए अगर आप एक प्लेट को दूसरे प्लेट पर चढ़ा के जोड़ रहे हैं, मान लो कि लैप जॉइंट है, वही फिलेट वेल्ड में जोड़ेंगे, तो कितना ओवरलैपिंग, मैंने आप यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे तो कितना ओवरलैपिंग अवश्य होना चाहिए। मान लो कि एकदम हल्का सा इसे सटा के इसे जोड़ दिए ऐसे, तो ऐसे में नहीं ना मजबूती मिल जाएगी, तो कितना ओवरलैपिंग अवश्य होना चाहिए इन दोनों प्लेटों का, ये आपको बताया गया है। तो इसी को हम लोग कहेंगे ओवरलैपिंग। और ये जो ओवरलैपिंग है ये भी शुड नॉट बी लेस देन, देखो अब ऐसे लेस देन करो, इसको काट दो, मतलब शुड नॉट बी लेस देन होना चाहिए क्या। तो देखो ये T1 है, मान लो इस प्लेट की मोटाई T1 है, मैं T1 इसलिए लिखा हूँ ना क्योंकि T जो है ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है थ्रोट थिकनेस के लिए, तो इसका प्रयोग हम अब इसीलिए इसको मैं T1 लिख रहा हूँ। तो ये जो T1 है मैंने दोनों प्लेटों की मोटाई है, हालांकि पतले वाले का ही लेंगे, अगर मान लो एक मोटा है एक पतला है तो पतला वाला T1 है, ठीक। तो ये रहेगा ओवरलैपिंग शुड नॉट बी लेस देन 5 T1, याद रखिएगा। मतलब जो पतले वाले प्लेट की मोटाई होगी, T1 क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है, लिख लीजिएगा, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट का ये थिकनेस है, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओवरलैपिंग शुड नॉट बी लेस देन 5 T1 वेयर T1 इज थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ठीक। मतलब जो पतला वाला प्लेट होगा उसके 5 गुने से कम ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये कम से कम 5 गुना अवश्य होना चाहिए पतले प्लेट का ओवरलैपिंग। ये भी समझ में आ गया आपको। अब 10वां स्पेसिफिकेशन देखिए, 10वां है लेंथ ऑफ साइड फिलेट वेल्ड, ठीक। मतलब ये जो साइड फिलेट वेल्ड है इसका लंबाई कम से कम कितना होना चाहिए। तो देखो इसका लंबाई कम से कम कितना होना चाहिए, इसको भी कोड ने बताया है। तो मान लीजिए साइड फिलेट वेल्ड आप इधर भी किए हैं इधर भी किए हैं, और ये इन दोनों वेल्डों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यह क्या है, दोनों वेल्ड, मतलब जाहिर सी बात है एक तरह से प्लेट की मोटाई भी कह सकते हैं आप, लेकिन उसको मोटाई मत कहिए। मान लीजिए आप एक तरफ साइड फिलेट वेल्ड किए हैं दूसरी तरफ साइड फिलेट वेल्ड किए हैं, तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, उसको OH है। तो ये D कितना होना चाहिए, तो देखो इसके लिए कोड ने बोला है कि जो साइड फिलेट वेल्ड की लंबाई है, मतलब उसी को D मैं बोल रहा हूँ, तो ये D जो है ये कम से कम H से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये शुड नॉट बी लेस देन H होना चाहिए। तो इसको ऐसे लेस देन करो और इसको ऐसे काट दो, तो शुड नॉट बी लेस देन H होना चाहिए। ये भी एक प्रोविजन हो गया, ये भी एक डिजाइन स्पेसिफिकेशन हो गया, जहाँ पे H क्या है, तो H है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन साइड फिलेट वेल्ड्स, ठीक। तो लिख लीजिएगा इसको, मैं दोनों तरफ का साइड फिलेट वेल्ड, और D क्या है, लेंथ ऑफ साइड फिलेट वेल्ड है, ठीक है। तो ये हो गया। और लास्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन देखिए क्या है फिलेट वेल्ड का, लास्ट है इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड। इंटरमिटेंट का मतलब होता है जो चीज़ कंटिन्यूअस ना हो, मतलब थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, हिंदी इसका होता है विविक्त या डिसकंटिन्यूअस, ठीक। तो देखो कई बार क्या होता है कि अगर आपको 2 प्लेटों को जोड़ना है तो पूरा, जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा सेक्शन देख लो, ये जो ये इस तरह से जोड़ा गया है, जैसे मान लीजिए कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट, जैसे एक प्लेट ये है और ऐसे जोड़ा गया है, मतलब दूसरी प्लेट ये है
ठीक है, इस तरीके से जोड़ा गया। तो आप सेक्शन इधर से देखेंगे तो आपको एक प्लेट ये दिखा और एक प्लेट ये दिखा और यहाँ पे फिलेट वेल्ड कर दिया गया है इस तरीके से। और ऊपर से देखेंगे तो यही नहीं दिखेगा आपको, ऐसे कर लो, ठीक है। तो ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसे ही तो दिखेगा कि एक प्लेट ये है और उसके ऊपर ये दूसरी प्लेट ऐसे रखी गई है। इधर से देखेंगे, ठीक है, इधर से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा टी टाइप का दिखेगा। तो वही फिगर यहाँ बनाया गया है। तो देखो अब यहाँ मान लो हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो थोड़ा दूर यहाँ कर लेंगे, थोड़ा दूर यहाँ कर लेंगे, इसी को कहते हैं इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड, ठीक। तो जब इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड करेंगे तो ये जो वेल्डिंग का लेंथ है ये कम से कम कितना होना चाहिए, ये कोड ने बताया है। और दूसरा चीज़ कोड ने बताया है कि ये जो इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड है इनके बीच का जो स्पेसिंग है, माने ये स्पेसिंग चाहे ये स्पेसिंग चाहे ये स्पेसिंग, सारा स्पेसिंग बराबर ही होगा और सारा ये लेंथ बराबर ही होगा। ये नहीं कि आप कहीं बड़ा छोटा करेंगे, ठीक, सब लेंथ बराबर रखेंगे, सब स्पेसिंग बराबर रखेंगे, लेकिन ये लेंथ कम से कम कितना होना चाहिए और ये स्पेसिंग कम से कम कितना होना चाहिए, ठीक, ये कोड ने बताया है। और जिस प्लेट को आप जोड़ रहे हैं उसकी मैंने इसमें और इसमें, इसको इसमें जोड़ रहे हैं तो जो पतला वाला है मोटाई, मतलब जैसे ये दो प्लेटें आप जोड़ रहे हैं, मान लो कि इसको इस प्लेट में आप जोड़ रहे हैं तो इसकी मोटाई देखेंगे और इसकी मोटाई देखेंगे, दोनों में जो पतला हो उसी को थिनर प्लेट का कहेंगे। मैं इसी को पतला मान रहा हूँ इसलिए मैं इसको T1 से यहाँ दिखाया हूँ, ठीक है। तो T1 क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है, सारा थिनर प्लेट के हिसाब से ही चलता है। बस एक वही मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड जो था वहाँ थिकर प्लेट के हिसाब से निकाला जाता है। तो अब देखो इसमें कोड ने ये बताया है कि जो लेंथ ऑफ वेल्ड होगा इंटरमिटेंट वाले केस में, ये शुड नॉट बी लेस देन होना चाहिए 4S या 40 mm, इन दोनों में जो भी बड़ा हो। फिर से एक बार सुन लो, 4S और 40 mm, 40 mm सिर्फ एक संख्या है तो 4S करिए। मान लो यस जो है वो सपोज दैट 6 है तो 6 चौको 24 और 40, इन दोनों में जो भी बड़ा हो उससे कम नहीं होना चाहिए क्या, लेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ वेल्ड उससे कम नहीं होना चाहिए। और स्पेसिंग कितना होना चाहिए, तो स्पेसिंग का 3 थे डाटा है। एक है 12 T1 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो सॉरी कम नहीं, ज़्यादा, ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन है, मतलब ये जो स्पेसिंग है ये नहीं कि आप बहुत दूर दूर करती है, तो स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12 T1, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 T1, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 200 mm, 200 mm। किसके लिए, तो 12 T1 से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए जब मेंबर कंप्रेशन हो, मतलब ऐसे दबाया जा रहा हो, मान लो कि सदस्य ऐसे जैसे इस तरह से, मान लीजिए ये प्लेट ऐसे है और इस पर दबाव वाला, मान लो ऊपर से इस पर दबाव का लोड आ रहा हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब इस पर दबाव का लोड आए तो 12 T1 से कम नहीं होना चाहिए। कब 16 T1 होगा, जब टेंशन आ रहा हो, जब खिंचाव वाला लोड आ रहा हो, तो 16 T1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी अभी मैं कम बोल दिया हूँ, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो दूरी है ये 16 T1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी नहीं कि आप इतना दूर कर दिए कि 16 T1 से भी ज़्यादा हो गया, 16 T1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जहाँ पे T1 क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है। और तीसरा दिया गया है 200 mm, मतलब इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में, मान लीजिए आप 16 T1 किए और आ गया, सपोज 16 T1 किए और आपका आ गया 240, तो 200 से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में होना चाहिए। बात समझे, मतलब कंप्रेशन मेंबर हो तो 12 T1 कर लीजिए। हाँ, अगर 12 T1 200 से छोटा है, मान लो 12 T1 करने पर आ गया 190, तो आप 190 से अधिक इसको प्रदान नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो 12 T1 कंप्रेशन मेंबर के लिए, 16 T1 टेंशन मेंबर के लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन होना चाहिए स्पेसिंग, और 200 mm इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में ये स्पेसिंग 200 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया स्पेसिफिकेशन ऑफ फिलेट वेल्ड, ये कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड हेडिंग है स्पेसिफिकेशंस ऑफ बट वेल्ड। फिलेट वेल्ड का तो हो गया, बट वेल्ड का देखिए। बट वेल्ड में ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही सा है। देखिए बट वेल्ड में सबसे पहला रहेगा थ्रोट थिकनेस। बट वेल्ड में जब दो प्लेटों को ऐसे जोड़ा जाए तो थ्रोट थिकनेस में दो कंडीशन है। यदि फिलर मटेरियल पूरे प्लेट को फिल करे तब, जैसे मान लीजिए कि दो प्लेटों को आप बट ज्वाइंट में जोड़े और जो फिलर मटेरियल है वो पूरा प्लेट को फिल करे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाए, चाहे वो किसी भी शेप में जाए, डबल यू या सिंगल यू जैसे भी हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर फिलर मटेरियल जा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो थ्रोट होगा वो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होगा। मतलब मान लीजिए कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो अभी फिलहाल बट ज्वाइंट में मान लीजिए कि एक पतला है एक मोटा है, सपोज दैट, हो सकता है ऐसा भी कि एक पतला हो एक मोटा हो, तो जो पतला वाला प्लेट होगा उसका जो मोटाई होगा वही थ्रोट होगा। और जाहिर सी बात है इसमें थ्रोट यहाँ से यहाँ तक रहेगा, जब पूरा ये फिल किया है तो पतले प्लेट के बराबर होगा। तो इसमें हम लोग थ्रोट थिकनेस लेंगे, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट को, जब फिलर मटेरियल पूरे प्लेट को फिल करे तब।
लेकिन यदि फिलर मटेरियल पूरे प्लेट को फिल ना करे तब, जैसे मान लो कि देखो यहाँ पे सिंगल भी टाइप का बना हुआ है, तो अगर मान लो कि फिलर मटेरियल यहाँ से यहीं तक रहे, पूरे प्लेट को ये फिल ना करे, एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में थ्रोट जो होगा वो उसको लिया जाएगा 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। मतलब इन दोनों प्लेटों में से, इस प्लेट में से और इस प्लेट में जो पतली वाली होगी उसका 5/8 कर देंगे, उसी को हम लोग थ्रोट कहेंगे, 5/8 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे दोनों फिगर मैं बना के दिखाया हूँ। यहाँ पे फिलर मटेरियल पूरे में फिल कर रहा है तो थ्रोट हो जाएगा T1, और फिलर मटेरियल जब पूरे में फिल ना करे तो थ्रोट हो जाएगा 5/8 T1। यहाँ पे T1 क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, तो ये हो गया थ्रोट थिकनेस। और इसका लास्ट इसमें दो ही स्पेसिफिकेशन होता है, एक होता है थ्रोट थिकनेस बट में, और दूसरा होता है इफेक्टिव लेंथ। और इसमें इफेक्टिव लेंथ भी बहुत आसान है, बट में इफेक्टिव लेंथ जो होता है वो एक्चुअल लेंथ के बराबर होता है। मतलब अगर मान लीजिए दो प्लेटों को आप बट ज्वाइंट में जोड़े, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे अब जैसे एक प्लेट ये है और लेंथ की बात हो रही है यहाँ पे, और मान लीजिए यहीं पे आप वेल्डिंग किए हुए हैं, ऐसे 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 वेल्डिंग किए हुए हैं, तो ये एक्चुअल लेंथ हो गया। अब जितना लंबा भी आप करें, अगर छोड़ छोड़ के करेंगे जो जितना भी करें तो ये एक्चुअल लेंथ हो गया। तो ये जो एक्चुअल लेंथ है इसी को इफेक्टिव लेंथ भी इसमें कहते हैं। इसमें कुछ ये नहीं करते हैं कि थोड़ा कम करें, L-2 कैपिटल L-2 यस करें, ऐसा इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ बराबर एक्चुअल लेंथ, स्मॉल एल बराबर कैपिटल एल, तो हो गया ये बट वेल्ड का स्पेसिफिकेशन हो गया, इतना ही था, हो गया। हेडिंग है इस चैप्टर का परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस कितना लेंगे, तो देखिए परमिसिबल स्ट्रेस जो है ये बट वेल्ड के लिए हम लोग लेते हैं, फॉर बट वेल्ड हम लोग लेते हैं कितना, तो 150। ठीक, परमिसिबल स्ट्रेस मतलब परमिसिबल स्ट्रेस आप जान ही रहे हैं कि भाई जब आप टेंशन लगाएंगे चाहे कंप्रेशन लगाएंगे, ज्वाइंट है तो कोई ना कोई लोड तो उस पर आएगा ही, तो जब उस पर लोड आएगा तो स्ट्रेस पैदा होगा। तो स्ट्रेस का मान मैक्सिमम कितना होने की इजाज़त है उसी को परमिसिबल कहते हैं। तो परमिसिबल स्ट्रेस बट वेल्ड के लिए है इतना, ठीक, और फिलेट वेल्ड के लिए है इतना। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि फिलेट वेल्ड के लिए जो इतना वाला है ये सीयर में है, क्योंकि आप एक बार बताइए फिलेट वेल्ड में प्लेटों को चढ़ा के जोड़ते हैं, तो जब लोड लगेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ सीयर ही तो आएगा। जब कोई टेंशन भी लगाएगा तो यहाँ पे ये जो वेल्डिंग बीच में दोनों प्लेटों के बीच में किया गया है उसी में ना कटने की प्रवृत्ति होगी, उसी में तो सबसे मतलब सबसे पहला स्ट्रेस या सबसे पहले फेल्योर जो है सीयर की वजह से ही होगा। इसीलिए फिलेट वेल्ड में हम लोग सीयर वाला ही परमिसिबल स्ट्रेस देखते हैं। ठीक, और इसको कहते हैं टाउ भी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, टाउ भी एफ, कभी भी सीयर वाले को टाउ भी एफ ही लिखते हैं, तो टाउ भी एफ लिखेंगे परमिसिबल स्ट्रेस को, और इसका मान कितना होगा 108 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, याद रखिएगा। मतलब फिलेट वेल्ड के लिए परमिसिबल स्ट्रेस हो गया 108 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, उसको दर्शाएंगे टाउ भी एफ से। और बट वेल्ड के लिए कितना हो गया, तो बट वेल्ड जैसे यही बट वेल्डिंग है यहाँ पे, तो बट वेल्ड वाले पे तो फेल्योर जो है वो अगर आप खींचेंगे तो ये जो वेल्डिंग है ये सीधे खिंचाएगा, जो ये वेल्डिंग यहाँ पे जमा हुआ है ये सीधे इसको खिंचाएगा, या दबाएंगे तो यही दबेगा। तो यहाँ पे टेंशन या कॉम्प्रेशन, यहाँ पे जो जिस स्ट्रेस से इसका फेल्योर होगा वो टेंशन या कॉम्प्रेशन वाला ही होगा, इसीलिए हम लोग उसी का परमिसिबल यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे सीयर वगैरह नहीं होगा। तो बट वेल्ड के लिए क्या लेंगे, एक्सियल टेंशन या एक्सियल कंप्रेशन में लेंगे परमिसिबल स्ट्रेस, और उसका मान कितना होगा 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और अगर एक्सियल टेंशन होगा, मतलब अगर बट वेल्ड पे अगर टेंशन वाला लोड लगेगा तो उस समय उसको सिग्मा 80 लिखेंगे परमिसिबल स्ट्रेस को, और वह 150 होगा। और अगर बट वेल्ड पे कंप्रेसिव लोड लगेगा तो परमिसिबल स्ट्रेस को सिग्मा AC लिखेंगे और उसका मान भी 150 होगा, याद रखिएगा। मतलब इसमें कुल मिला के बात यह है कि बट वेल्ड के लिए परमिसिबल 150, रिप्रेजेंट इन दोनों में से किसी एक से करेंगे, टेंशन होगा तो सिग्मा 80, कंप्रेशन होगा तो सिग्मा AC, मान दोनों का 150 होगा। और फिलेट वेल्ड में रिप्रेजेंट इससे करेंगे, मान इतना होगा, बात खत्म। अब इस चैप्टर का समझिए कि थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, मतलब जो पार्ट याद करने वाला है, लिखने वाला है, वो सब हो गया। मतलब अब आप समझिए कि MCQ टाइप का जितने क्वेश्चन बनेंगे उतने ही से बनेंगे। अब आता है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स होने वही न्यूमेरिकल किस टाइप के इसमें पूछे जाते हैं, तो देखो न्यूमेरिकल दो टाइप के होते हैं किसी भी चैप्टर में, जो भी डिजाइन वाले चैप्टर होते हैं। एक होता है एनालिसिस और एक होता है डिजाइन। एनालिसिस का मतलब स्ट्रेंथ की गणना करना, मतलब मैक्सिमम कितना लोड सहन करेगा ज्वाइंट, और डिजाइन का मतलब कि उस ज्वाइंट का डिजाइन करना, मतलब एक तरह से वेल्डिंग का लंबाई निकालना। डिजाइन मतलब यहाँ पे लेंथ से मतलब होता है, जैसे रिविट में नंबर ऑफ रिविट, मिनिमम पिच, मैक्सिमम पिच,
वो सब था। इसमें डिजाइन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वेल्डिंग का लेंथ, यानी इफेक्टिव लेंथ निकाल दो स्मॉल एल, तो वही आपका डिजाइन हो जाता है। ठीक, कितना लंबा वेल्डिंग करेंगे बस वही डिजाइन है। तो इसमें डिजाइन का भी न्यूमेरिकल पूछता है, अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो डिजाइन का न्यूमेरिकल आता है और एनालिसिस का आता है, मैंने स्ट्रेंथ निकालने वाला। तो पहले आप देख लीजिए कि एनालिसिस कैसे करेंगे, स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। तो देखिए फिलेट वेल्ड का सामर्थ्य की गणना कैसे करेंगे, पहले ये देख लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड ऐसे ही कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ऐसे करके प्रॉब्लम्स में ऐसे ये सब नोट कर लेना चाहिए, अच्छा रहता है। ठीक है, और देखो बात यह है ना कि ये नोट्स आपको बाद में भी काम देगा, ऐसा नहीं है ना। कभी भी अगर अच्छे से नोट बना के चलेंगे तो कभी भी आप इसको बाद में देखेंगे तो आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और इतना सही नोट्स ना, आप कहीं भी कंपटीशन में आप बाद में जाएंगे, जेईई की तैयारी करेंगे तो इतना सिस्टमेटिक, इतना आराम से, इतना गहराई से कोई आपको नहीं बताएगा यार। वहाँ 6 महीना में 7 महीना में पूरा कोर्स पढ़ाना होता है। यहाँ आपको एक सेमेस्टर में चुनिंदा सब्जेक्ट 3-4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उसमें भी 1 ही 2 इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ आप समय ज़्यादा दे पाते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सेमेस्टर अच्छे से निपटाओ। जो बच्चा सेमेस्टर अच्छे से पढ़ता है ना, उसी का कंपटीशन में निकलता है। जो इधर सब छोड़ छाड़ दिया, जैसे बहुत बच्चे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिए हैं, उन बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है फ्यूचर में। छोड़ना कभी नहीं है, आपको पढ़ते रहना है। तो ठीक है, तो अब देखिए फिलेट वेल्ड का स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए स्ट्रेंथ के लिए अक्षर है P। ठीक, और स्ट्रेंथ निकालने के लिए देखो, एक तो आप जानते हैं ना कि स्ट्रेंथ निकालने के लिए कभी भी एरिया में परमिसिबल स्ट्रेस का गुणा करते हैं, एरिया गुणे परमिसिबल स्ट्रेस, यही तो होता है। ठीक है, अगर आप स्ट्रेस में एरिया का गुणा करें तो बल बन जाता है, लेकिन अगर आप परमिसिबल स्ट्रेस में एरिया गुणा करेंगे तो वही सामर्थ्य हो जाएगा। तो यहाँ पे अब एरिया कौन सा लेंगे, इसमें एरिया तो कुछ है नहीं वेल्डिंग वगैरह में। परमिसिबल स्ट्रेस तो चलो समझ में आता है कि फिलेट वेल्ड वाले में टाउ भी अब ले लेंगे, लेकिन एरिया में क्या लेंगे। तो देखो इसमें एरिया नहीं लेते हैं, इसमें हम लोग एरिया के जगह पे यल और टी का गुणा कर देते हैं। मतलब वेल्डिंग का इफेक्टिव लंबाई जो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो इफेक्टिव लेंथ में थ्रोट थिकनेस, ये टी थ्रोट थिकनेस है, इसका गुणा कर देंगे। जैसे मान लो, बात को समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने 2 प्लेटों को फिलेट वेल्ड में जोड़ा इस तरीके से। मान लो कि एक प्लेट ये है, ठीक, और इस प्लेट में फिलेट वेल्ड में, अब देखो थोड़ा सा देख लीजिएगा फिगर। ठीक है, फिलेट वेल्ड में आपने इन 2 प्लेटों को, ठीक है, और इस तरीके से ये 2 प्लेटें फिलेट वेल्ड में आपने जोड़ी। अब यहाँ पे आप वेल्डिंग करेंगे, जाहिर बात है यहाँ पे वेल्डिंग होगा इस टाइप से, इस टाइप से यहाँ पे वेल्डिंग हुआ। ठीक है, ये इधर आपको थोड़ा सा इस टाइप से ऐसे दिखेगा इधर किनारे। ठीक है, तो ऐसे वेल्डिंग हो गया। अब यहाँ पे मान लो कि पूरा यहाँ से यहाँ तक हुआ है, तो ये एक्चुअल लेंथ हो जाएगा, उसमें से 2 यस घटा देंगे। यस आपको दिया रहेगा, साइज कितना वो आपको दिया रहेगा वेल्डिंग का, तो उसमें से 2 यस घटा देंगे तो इफेक्टिव लेंथ आ जाएगा। कभी कभी न्यूमेरिकल में सीधे इफेक्टिव लेंथ ही दे देते हैं, सबकी इफेक्टिव लेंथ इतना है। तो मान लो कि इफेक्टिव लेंथ दिया है, और थ्रोट आप जान ही रहे हैं निकालना, थ्रोट T बराबर K यस होता है। ठीक है, अगर के का मान नहीं दिया रहेगा तो के का मान 0.7 ही मानिएगा। आप 90 अंश मान लीजिएगा एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस, तो उसके लिए के 0.7 होता है। 0.7 में यस का गुणा करेंगे तो टी निकल गया। तो देखो इस टी में, बात को समझिए, यहाँ पे जो है बन रहा है, इसमें टी जो है थ्रोट थिकनेस है, तो उस टी में यल का गुणा कर देंगे, स्मॉल यल का, तो आपका एक तरह से वो कहीं ना कहीं एरिया बन जाएगा। तो बात को समझिए, जैसे ये यहाँ पे फ्यूजन फेस ऐसे बन रहा है, ठीक, और अब आप इसको त्रिभुज के रूप में बनाए तो ऐसे बना, इसको कहेंगे थ्रोट, और ये पूरा ऐसे लंबाई में ऐसे गया हुआ है, तो इसी थ्रोट में आपको इस लंबाई का गुणा कर देना है इफेक्टिव लेंथ का। ठीक, तो वही चीज़ आपका हो जाएगा एक तरह से, वो कोई ना कोई, जब भाई 2 लंबाइयों को गुणा कर दिए तो एरिया हो ही जाएगा। तो अब यल में टी का गुणा करके टाउ भी एफ करेंगे। देखो इसमें ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, बस ये सूत्र रटिए कि यल टी टाउ भी एफ होगा स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड का फार्मूला। ठीक, यल क्या है, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड है, कितना होता है, तो कैपिटल L - 2 यस बताया हूँ। यस क्या होता है, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। ठीक है, कितना होता है, तो मिनिमम ऑफ 2 लेग, हालांकि ये आपको जरूर दिया रहता है न्यूमेरिकल में। ठीक है, और टी क्या है, थ्रोट थिकनेस, इसका मान होता है के यस। के का मान आपको पता ही है 0.7 होता है, अगर कुछ भी ना दिया हो, 60 से 90 के लिए, और बाकी के लिए आपको लिखवा ही दिया हूँ कितना के का मान लिया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर न्यूमेरिकलों में ये 0.7 ही प्रयोग करना पड़ेगा आपको। ये हो गया, और टाउ भी अब कितना होगा, 108 हो गया फिलेट वेल्ड का स्ट्रेंथ। अब बट वेल्ड का देखो, देखिए बट वेल्ड का स्ट्रेंथ का भी सूत्र सेम है, यल टी टाउ भी अब है वहाँ पे, यहाँ पे यल टी सिग्मा ए टी आ जाएगा, अच्छा यल टी सिग्मा ए सी आ जाएगा। अगर टेंशन वाला लोड लगेगा तो सिग्मा ए टी, कंप्रेशन लगेगा तो सिग्मा ए सी, तो यल टी सिग्मा ए टी सिग्मा ए सी, बस यही अंतर है। और इन दोनों का मान 150 ही होता है, तो इसको तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है। यल और टी के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। यल क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बट वेल्ड है, और ये एक्चुअल लेंथ के बराबर होता है। मतलब 2 प्लेटों को अगर आप बट वेल्ड में जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो जितना यहाँ पे वेल्डिंग जितनी
लंबी वेल्डिंग की जाएगी वही वही उसका इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ दोनों सेम होता है। और थ्रोट थिकनेस इसका क्या होता है तो आपको मैं बता चुका हूँ। थ्रोट थिकनेस दो ठे होता है, एक होता है या तो आप थिकनेस आप थिनर प्लेट लेंगे और या 5/8 T1 करेंगे। कब ये वाला करेंगे कब ये वाला, तो जब फिलर मटेरियल पूरे में पहुंचता हो तो T1, ठीक है, और जब फिलर मटेरियल पूरा ना पहुंचता हो तो ये वाला। तो थ्रोट थिकनेस भी आपको पता है, तो L/T/σ/AT आप कर देंगे, ठीक है। हालांकि कई बार न्यूमेरिकलों में सीधे T दे देते हैं सब, सीधे L दे देते हैं सब, तो खाली तीनों का गुणा करो सामर्थ्य आ जाएगा, हो गया। कितना मैक्सिमम लोड लगाएगा इस सूत्रों से आ जाएगा। तो हो गया आपका यही सूत्र है, ये न्यूमेरिकल में सीधे आपको यही लगाना है, तो नोट कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है। तो आपने स्ट्रेंथ निकालना तो सीख लिया, यानी एनालिसिस करना सीख लिया आपने, बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। अब एक न्यूमेरिकल इसमें और आता है डिजाइन, डिजाइन ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट। डिजाइन कैसे करेंगे, और डिजाइन में भी दो हो जाएगा। वेल्डेड ज्वाइंट दो तरह का होता है ना, एक फिलेट वेल्ड के रूप में होता है, एक बट वेल्ड के रूप में होता है। तो इन दोनों का डिजाइन आपको पढ़ना है। देखो डिजाइन के क्वेश्चन में आपको पता है कि लोड दिया रहेगा, कहेगा कि इतना लोड है, तो लोड आपको दिया रहेगा और साथ में आपको लोड के साथ प्लेट की मोटाई दे देगी, थिकनेस ऑफ प्लेट, मतलब जिन प्लेटों को जोड़ना है, फिलेट में जोड़ना है चाहे बट में जोड़ना है, उनकी मोटाई आपको दे देगी, ठीक है। सेम होगी तो सेम दे देगा कि इतना इतना mm मोटी दो प्लेटें हैं, या अलग अलग होगा तो भी दे देगा आपको। तो लोड और थिकनेस ऑफ प्लेट आपको दे देगा। और डिजाइन में निकालना क्या होता है, तो निकालना होता है लेंथ, यानी एक तरह से स्मॉल l निकालना होता है, इफेक्टिव लेंथ। ये निकाल देंगे तो डिजाइन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना लंबा वेल्डिंग करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि देखो एक चीज़ और, अगर आपका MCQ टाइप पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें आपका ये सब क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन क्या पता सब्जेक्टिव ही हो जाए। और मेरा काम भी है कि आपको मैं पूरा पढ़ा दूं। तो देखो ये अब जो डिजाइन वाला है, इसको मैं सोच रहा हूं कि इसका स्टेप लिखवाना पड़ेगा आपको, पहले बताना पड़ेगा किस स्टेप से डिजाइन करेंगे, और फिर कुछ न्यूमेरिकल करा देने पड़ेंगे डिजाइन के, और स्ट्रेंथ का भी न्यूमेरिकल कराना पड़ेगा। स्ट्रेंथ का जो अभी मैं बताया हूँ, हालांकि स्ट्रेंथ का न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, बस फॉर्मेलिटी पूरा करना है आपको, मैं दे दूंगा तो भी आप कर लेंगे, क्योंकि किताब देखिए ना, खाली गुणा कर देना है छोटा सा, तो आप निकाल ही लेंगे। तो स्ट्रेंथ का न्यूमेरिकल और डिजाइन का स्टेप और प्लस न्यूमेरिकल, ये मैं सोच रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूँ। हालांकि एक तरह से आप मान के चलिए कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है तो ये दोनों नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई ऐसा बड़ा न्यूमेरिकल तो आता नहीं है कि उसमें तो वन लाइनर क्वेश्चन सब वही स्पेसिफिकेशन वाले आएंगे, और डिजाइन का तो बिल्कुल नहीं आएगा, डिजाइन का तो न्यूमेरिकल तो आएगा ही नहीं। स्ट्रेंथ का आ भी सकता है MCQ वाले में, हो सकता है 4 ऑप्शन देकर स्ट्रेंथ वाला पूछ दे, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो मतलब एक तरह से आपका अगर MCQ पेपर हो तो उस हिसाब से एक चैप्टर हो गया समाप्त, लेकिन अगर सब्जेक्टिव पेपर होगा तो एक लेक्चर और बनाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ एक लेक्चर और इसमें बना देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेंथ का न्यूमेरिकल भी बता दूंगा और ये भी आपको बता दूंगा, डिजाइन का स्टेप दोनों का बता के, और दोनों का कुछ न्यूमेरिकल आपको दे दूंगा, स्टेप बता दूंगा, फिर दे भी दूंगा तो आप कर लेंगे, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका उतना हार्ड नहीं होता, बहुत आसान होता है डिजाइन का भी। तो ये हो गया। तो अब मैं आपको सोच रहा हूँ कि आपको कुछ MCQ करा देता हूँ जो अभी तक पढ़ाया हूँ, क्योंकि अगर पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ तो कुछ MCQ की जरूरत पड़ेगी, तो MCQ कुछ करा देता हूँ, ठीक है। तो चलो देखो, यहाँ एक क्वेश्चन देखिए MCQ टाइप का। द टाइप ऑफ वेल्डिंग यूज टू कनेक्ट टू प्लेट्स इन एट अ लैप ज्वाइंट इज कॉल्ड, मतलब लैप ज्वाइंट में अगर हम दो प्लेटों को जोड़ें तो वेल्डिंग क्या कहलाएगी, बट, स्लॉट, प्लग, फिलेट। तो जाहिर बात है कौन सा होगा, फिलेट वेल्ड होगा। लैप ज्वाइंट में जोड़ते हैं मतलब फिलेट वेल्ड हो गया, तो ये फिलेट वेल्ड हो गया। देखो हो गया ये MCQ। देखिए अगला एक क्वेश्चन देखिए, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड ऑफ लेंथ L इज, मतलब अगर फिलेट वेल्ड का लंबाई L हो तो उसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा। देखो इसमें पूछ रहा है कि अगर फिलेट वेल्ड की लंबाई स्मॉल L हो, उससे कंफ्यूज मत होना, ये सब MCQ में करते हैं सब ये सब काम, कि अगर स्मॉल L हो तो जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो क्या होगा। अब इफेक्टिव लेंथ को ये कुछ और अक्षर से दिखा रहा है, तो आपको बस ये बताना है कि अगर एक्चुअल लेंथ ये है तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा। तो इसमें से 2S घटा दो, अभी बताया था आपको, तो C हो जाएगा इसका, ठीक है, एकदम ईजी है। देखिए एक ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब ये वेल्ड टाइप, मतलब इसमें से कौन वेल्ड का टाइप नहीं है, बट, प्लग, लैप और जिग जैग। तो जिग जैग नहीं होता है, जिग जैग में वेल्डिंग नहीं होती है। रिविट में होता है जिग जैग, लेकिन वेल्डिंग जिग जैग में नहीं होती है, तो ये कोई वेल्डिंग का टाइप नहीं है। ये देखो, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस T एंड साइज ऑफ वेल्ड S आर कनेक्टेड एज। तो T बराबर क्या होता है, तो T बराबर अभी मैं आपको बताया था KS होता है ना, T बराबर KS, जहाँ पे K का मान क्या होता है 0.7S होता है, 0.7 होता है किसके लिए, जब 60 से 90 तक हो, ठीक है। ये देखो K√S भी दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो ये वाला होगा C इसका ऑप्शन। देखो आप यही मैं कहता हूँ, एक बार ढंग से पढ़ लो ना, अब कितना भी आप इस MCQ को रटेंगे, इन सब चीज़ों को ढंग आपको रटाएगा ही नहीं, कंफ्यूज रहेंगे। एक बार ढंग से पढ़ लिए तो नहीं भी इसको लगाओगे ना, मैं बता रहा हूँ जितना MCQ आएगा, मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ, एक बार मुझसे ढंग से पढ़ लो ना, तुम किसी
किसी भी जेई लेवल का पेपर जो है 70 से 80% क्वेश्चन तो तुम ऐसे ही कर लोगे केवल मेरे पढ़ाने के बाद, अगर सीरियस होकर पढ़े हो तब। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है, पढ़ने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि कई बार कुछ कभी कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो आपको पढ़ाने के बावजूद आपको बताना पड़ेगा कि देखो इसमें ये बात ये छुपी हुई है, ये नई बात है, ऐसा होता है। लेकिन मैक्सिमम मैं ये दावा करता हूँ कि आप मुझसे पढ़ लिए तो 70-80% आप आराम से कर लेंगे। और मैं बच्चों को बार बार यही कहता हूँ कि एक बार ढंग से पढ़ो, पहले एक बार ढंग से सब्जेक्ट को समझ लो, उसका एमसीक्यू कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप कर लेंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, पहले ढंग से एक बार पढ़ो, उस पर समय दो, फिर क्वेश्चन पे जितना समय बचे उतना दो, प्रैक्टिस तो जितना करो उतना कम है, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से, ये देखिए ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड फॉर ए प्लेट ऑफ स्क्वायर एज ई। मतलब अगर कोई प्लेट स्क्वायर एज का हो, स्क्वायर एज माने अरे इस टाइप से दो प्लेटें अगर ऐसे जोड़ी गई हो एकदम इस टाइप से, आपको रुकिए थोड़ा सा बता दूँ, स्क्वायर एज माने इस टाइप से, ठीक है। मतलब दो प्लेटें ऐसे जुड़ी गई, वही जो मैं फ्लैट एज करता है यही तो स्क्वायर है चाहे फ्लैट एज है। तो अगर दो प्लेटें स्क्वायर एज वाली हों तो उनमें मैक्सिमम साइज ऑफ प्लेट कितना होगा, यस मैक्स बताया था आपको। यस मैक्स कितना लेते हैं, तो स्क्वायर एज वाले में डेढ़ कम कर देते हैं ना, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस डेढ़। तो देखो ये लिखा है 1.5 लेस देन थिकनेस ऑफ प्लेट, 1/2 थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट इटसेल्फ 1.5 मोर देन थिकनेस ऑफ प्लेट। तो ये यहाँ पे यही होगा 1.5 लेस देन थिकनेस ऑफ प्लेट। हालांकि ये थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होता है, लेकिन नहीं लिखा है तो देखो एमसीक्यू में सबसे उचित आंसर निकालते हैं, सही नहीं सबसे उचित जो हो। तो ये तो कभी नहीं होगा थिकनेस ऑफ प्लेट का आधा, थिकनेस ऑफ प्लेट का स्वयं वैल्यू रखते हैं क्या, नहीं, उसमें से डेढ़ कम तो करते ही हैं। तो यही ऑप्शन सबसे सही है 23वां। तो देखो ये भी कर लिए कितनी आसानी से। फिर ये क्वेश्चन देखिए, थ्रोट इन ए फिलेट वेल्डेड। फिलेट वेल्ड में थ्रोट क्या होता है, तो थ्रोट लार्जर साइड ऑफ ट्राइंगल ऑफ फिलेट, मतलब जो ट्राइंगल है उसका लार्जर साइड, मतलब वही ट्राइंगल बनेगा तो उसका लार्जर साइड, नहीं हाइपोटेनस, हाँ यही होगा, नहीं सॉरी स्मॉलर साइड ऑफ, हाइपोटेनस भी नहीं होता है थ्रोट, स्मॉलर साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब मान लो कि ये लार्जर है ये स्मॉलर है, तो कह रहा है कि लार्जर वाला होगा, नहीं स्मॉलर वाला होगा, नहीं हाइपोटेनस होगा, नहीं। अब फिर कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रूट टू द हाइपोटेनस। हाँ तो देखो मैंने क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ऐसे बन रहा है तो क्या मान लो कि त्रिभुज थोड़ा इस टाइप से बन रहा है कि एक बड़ा है एक छोटा है, तो क्या ये वाला होगा, ठीक है, क्या ये वाला होगा, नहीं, क्या ये वाला होगा, नहीं, क्या ये वाला होगा, नहीं। और एक कह रहा है कि क्या ये वाला होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन हाइपोटेनस एंड ये रूट इसको कहते हैं ना, तो ये हाँ यही वाला होगा थ्रोट, ये वाला थ्रोट होगा। तो बात को समझिए, डी हो जाएगा इसका, एकदम इजी क्वेश्चन है। ये देखो कह रहा है कि साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाई, मैंने फिलेट वेल्ड की साइज कौन दर्शाता है, साइज ऑफ प्लेट, नो, साइड ऑफ ट्राइंगल ऑफ फिलेट, मैंने जो ट्राइंगल बनता है उसका साइड बने ये चीज़, तो क्या साइड उसका दर्शाता है, हाँ बिल्कुल, ये इसी को तो लेग कहते हैं, और जो छोटा वाला लेग होता है वही साइज होती है फिलेट वेल्ड की, फिर तो वही होगा। थ्रोट क्या साइज होती है ना, यस साइज, थ्रोट थोड़ी होता है। और लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, क्या जो लेंथ होता है वो साइज होता है, नहीं, साइज कहते हैं जो साइड होता है, त्रिभुज की जो साइड जो भुजा होती है इसको साइड कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, लंब और आधार को साइड कहते हैं, तो वही आपका साइज ऑफ फिलेट वेल्ड होता है। समझे, तो देखो कितना क्वेश्चन एकदम सिंपल था, लेकिन जो पढ़ा नहीं रहेगा ढंग से ना वो इतने में कंफ्यूज होता रहेगा, हमेशा कंफ्यूज होता रहेगा। और एक बार ढंग से जो पढ़ लेगा वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। एक क्वेश्चन देखिए, द फिलेट वेल्ड हुज एक्सिस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज नोन एज, मैंने उस फिलेट वेल्ड को क्या कहेंगे जिसका जो अक्ष है वो लोड के पैरेलल हो, तो उसको जाहिर सी बात है कौन सा कहेंगे बताइए। तो वीडियो को पास करके आप बताइए, देखिए बताइए चारों में कौन होगा, साइड, इंड, फ्लैट और डायगोनल। जिस वह फिलेट वेल्ड, जैसे ये फिलेट वेल्ड है, जैसे मान लो ये दो प्लेटों को जोड़ा गया है तो यहाँ पे फिलेट वेल्ड करते हैं, ये साइड है ये इंड है, तो कह रहा है कि जिसका एक्सिस लोड के पैरेलल हो, जिसका एक्सिस लोड के पैरेलल हो तो उसको क्या कहेंगे, तो जाहिर सी बात है जिसका एक्सिस लोड के पैरेलल हो उसको कहेंगे हम लोग साइड फिलेट वेल्ड। इंड वाले का तो परपेंडिकुलर होता है, ठीक, अरे यार भूला मत करो, ठीक है, तो उसको कहेंगे साइड फिलेट वेल्ड। हो गया ये भी। अब देखिए यहाँ कह रहा है फॉर ए स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट
द रेशियो ऑफ साइज ऑफ फिलेट टू थ्रोट थिकनेस कितना होगा। कह रहा है कि अगर 45 डिग्री का फिलेट वेल्ड हो, 45 डिग्री का फिलेट वेल्ड मतलब वही जैसे ये ऐसे हो और ये जो एंगल बन रहा हो ये 45 डिग्री पे हो ऐसे, मतलब एकदम बीच में जाके ये ऐसे मिल जाएगा, तो मतलब ये कोण 90 अंश बनेगा, वही सब बात हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस कंडीशन में साइज ऑफ फिलेट टू थ्रोट थिकनेस, मतलब आपसे पूछ रहा है यस अपॉन टी का अनुपात पूछ रहा है। तो आप फार्मूला जान ही रहे हैं, इस कंडीशन में यस इज इक्वल टू होता है, आप जान रहे हैं यस इज इक्वल टू होता है टी इज इक्वल टू होता है 0.7s, और रियलिटी में ये इस तरह से होता है, लेकिन इसको मैं आपको देखो इसलिए डेरिवेशन भी पढ़ना जरूरी होता है, असली में ये ऐसे आया था ऐसे, ठीक। तो आपसे यस बटे टी का अनुपात पूछ रहा है, तो अगर आप यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दें तो √2t बराबर यस हो गया, ठीक है, √2t √2t बराबर एस हो गया, तो एस बटे टी बराबर यस बटे टी बराबर √2 हो गया, टी इधर आएगा तो इसका आंसर क्या हो गया √2। अब बहुत बच्चे इसको गलत करके आएंगे, और देखो ऑप्शन देखो √2 संबंधे 1 तो यही होगा, अरे √2 संबंधे 1 तो है ही यहाँ पे, ठीक है, तो यही इसका आंसर सही होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके आ जाएंगे। ये SSC जी को 2017 में पूछा था, ठीक है, तो ये देखो कितना आसानी से आपने कर लिया। सभी लोग मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। तो अब ये चैप्टर तो हो गया समाप्त, केवल इसमें डिजाइन बचा है, डिजाइन का स्टेप बताना है और न्यूमेरिकल करा देना है, ठीक। मेन मुझे स्टेप बताना है, स्टेप जान जाओगे तो न्यूमेरिकल तो दे भी दूंगा तो कर लोगे, लेकिन स्ट्रेंथ का मैं आपको बता दिया हूँ आज की स्ट्रेंथ कैसे निकलता है, फार्मूला वगैरह सब बता दिया हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, मैं 2 से 3 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन जो है स्ट्रेंथ का आपको लिख के दूंगा, मतलब बोर्ड पे लिख के फोटो भेज दूंगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को आपको करके मुझे PDF बना के भेजना है, दिखाना है। तो स्ट्रेंथ का न्यूमेरिकल आपको करना है। स्ट्रेंथ का न्यूमेरिकल मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत ईजी होता है, नहीं आएगा तो बताएंगे, लेकिन स्ट्रेंथ का न्यूमेरिकल आपको खुद करना है। MCQ सारा करा दिए, स्ट्रेंथ का न्यूमेरिकल दे रहे हैं, डिजाइन के लिए एक लेक्चर अलग बना देंगे, उसमें स्टेप बता देंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी करा देंगे, तो हो गया ये चैप्टर समाप्त ही समझिए इसको। अगर MCQ आएगा तो डिजाइन नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो अब बोल्टेड कनेक्शन मुझे पढ़ाना है, फिर कनेक्शन पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद टेंशन मेंबर कंप्रेशन मेंबर आ जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ाएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। न्यूमेरिकल दूंगा, करिएगा जरूर, बनवासी नहीं करना है, सबको न्यूमेरिकल करके दिखाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।